नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राष्ट्र धर्म में। पूरे देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हालांकि ताजा आंकड़ों में देश को थोड़ी राहत देखने को जरूर मिली है। बीते 24 घंटे में 15 लाख लोगों को कोरोना का उनका टेस्ट किया गया, जिसमें से 3,66,161 नए कोरोना के संक्रमित मामले सामने आए। तो वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की वजह से 3,754 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही 3,53,813 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की। लेकिन अब देश में तीसरी लहर को लेकर चिंता देखने को मिल रही है। जब दूसरी लहर में देश को इतना नुकसान हो चुका है और लगातार हो रहा है, तो तीसरी लहर से और भी ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि देश के ग्रामीण इलाकों में पहले से ज्यादा संक्रमण फैलता हुआ नजर आ रहा है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर हर रोज कई लोगों की जान जा रही है। तो वहीं सरकार कोरोना वैक्सीन को लेकर जोर देने में लगी हुई है। बावजूद इसके अभी भी कोरोना वैक्सीन लगाने की रफ्तार खासा धीमी मानी जा रही है। इन सब के बीच अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा कि भारत में कोविड-19 के वर्तमान संकट से उबारने के लिए लोगों का टीकाकरण किया जाना एकमात्र समाधान है। उन्होंने इस घातक महामारी से निपटने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड रोधी टीके के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर देने की बात कही है। कि आज प्रदेश के अंदर 21,000 पॉजिटिव केस आए हैं। कल 23,000 थे। ये लगातार इसमें गिरावट है, एक डिक्लाइन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। यानी हमारा जो कोरोना के खिलाफ रणनीति है वह सफलता के साथ आगे बढ़ रही है और इसीलिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कोरोना कर्फ्यू के साथ निगरानी समितियों और आरआरटी को एक विशेष अभियान के साथ जोड़ा है। हर ग्राम पंचायत में एक निगरानी समिति स्क्रीनिंग का काम करे। जिन लोगों को जो लक्षण युक्त हैं या संदिग्ध हैं उनको वहां पे मेडिकल किट उपलब्ध करवाएं। सर्वेलेंस की कार्रवाई लगातार चल रही है और अब तक 2,63,790 इलाकों में 6,07,370 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,45,83,595 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 16,66,75,919 है। वैक्सीनेशन का कार्य प्रदेश में निरंतर चल रहा है और आज से 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन का कार्य 18 जनपदों में विस्तारित कर दिया गया है। मुझे लगता है फिलहाल ऑक्सीजन का हम असेसमेंट रोज कर रहे हैं और जितनी ऑक्सीजन की एज ऑन टुडे दिल्ली के बेड्स हैं उन पे ज़रूरत है, तो वो क्योंकि मरीजों की संख्या भी घटी है, ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट भी नीचे आया है, अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या भी घटी है, तो उससे ये संकेत मिल रहा है कि जो ऑक्सीजन आज की तारीख में दिल्ली को मिल रही है वो आज की तारीख में अस्पतालों की डिमांड को पूरा करने के लिए डे टू डे सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा जो कल मिली है वो सही है। कल कम मिलेगी तो और मांगेंगे, कल ज़्यादा। तो तमाम राज्य सरकारें दावा कर रही हैं कि वो लगातार इसके खिलाफ एक्शन में हैं, लगातार कोशिश कर रही हैं, बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दुनिया भर में सभी की नजरें इस वक्त भारत पर हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित के मामले हर रोज जो सामने आ रहे हैं वो भारत से सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मरने वालों की जो संख्या है वो भी भारत में ही देखने को मिल रही है। इन तमाम चीजों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों का अगर हम रुख करते हैं तो वहां की स्थिति और भी भयावह नजर आती है। हर रोज वहां पर ऐसी दुखद तस्वीरें सामने आती है कि कहीं लोगों को इलाज के अभाव में, तो कहीं लोग सिर्फ एक बुखार की वजह से उनकी निधन हो रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर जब सीएमओ से या फिर किसी स्वास्थ्य अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि उन्हें कोरोना नहीं हुआ, बल्कि ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग हैं उनका ये आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब कोरोना फैल चुका है। यही वजह है कि लगातार वहां पर बुखार और जुकाम जैसी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आलम यह है कि लोगों की जानें जा रही हैं,
लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद अभी भी जो हालात हैं वो सुधरते नजर नहीं आ रहे। हालांकि बीते 24 घंटे की हम बात करें तो थोड़ी राहत जरूर देश को मिली है। थोड़ी राहत इसलिए क्योंकि जो लगातार कई दिनों से 4 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे थे, आज वो घटकर 3,66,161 पर सिमट गए। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि 3,754 लोगों की बीते 24 घंटे में कोरोना ने जान ले ली। 3,53,813 और ऐसे लोग थे जिन्होंने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि लगातार वैक्सीनेशन पर जोर देने के बाद दुनिया का हर शख्स कर रहा है कि किसी भी तरीके से पूरी दुनिया में अगर हम जिस तरीके से जहां पर भी संक्रमण का असर देखने को मिल रहा है वहां पर वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। तो वहीं भारत की हम बात करें तो भारत में भी जो अमेरिका के जो इसको लेकर अपनी बात कह रहे हैं, जो स्वास्थ्य के वरिष्ठ जो नाम हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से जोर दिया जाए तो वो वैक्सीनेशन पर देने की जरूरत है। आपको बताएं कि अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने भी ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत के पास अगर कोई विकल्प इस वक्त नजर आता है तो वो एकमात्र तरीका, एकमात्र विकल्प ये है कि कोरोना को अगर हराना है तो वैक्सीनेशन पर जोर देने की जरूरत है। लेकिन जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन चल रहा है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, कई राज्य सरकारें हैं जो केंद्र सरकार पर कई बार गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आई है। लेकिन इन सब के बावजूद जो ग्रामीण क्षेत्रों की हालत है, बहुत ही दुखद तस्वीर देखने को मिलती है। लोग दवाइयों के लिए तरस रहे हैं, इलाज के लिए तरस रहे हैं, लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, लोग छोटी छोटी बुनियादी चीजों के लिए तरसते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं देश के मौजूदा हालातों को लेकर ही हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जो हालात इस वक्त बने हैं और कैसे इनसे बाहर निकला जाए। आज की चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए डॉक्टर अशोक सरवाले हैं, अध्यक्ष हैं आईएमए अंबाला के। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एनपी न्यूज पर। डॉक्टर अनूप कुमार हमारे साथ हैं, एचओडी हैं यूरोलॉजी सफदरजंग में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है और बहुत आप सबके आभारी हैं हम, और पूरा देश, हमारे दर्शक भी हमारे आभारी हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। लगातार इस संकट के वक्त में आप लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं और सभी की, क्योंकि हर किसी के इस वक्त किसी की भी निगाहें तो वो डॉक्टरों पर हैं। लगातार जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं वो सराहनीय है। सबसे पहले डॉक्टर अनूप कुमार जी, मैं रुख आपका करना चाहूंगा, जो मौजूदा स्थिति देश में बनती हुई नजर आ रही है, क्या लग रहा है कि स्थिति यहीं पर रुकेगी या और बिगड़ेगी? इन हालातों को, मौजूदा स्थिति को देखकर आप क्या कहेंगे? इस समय हम देखते हैं कि देश में 15 से 16 स्टेट्स हैं जिसमें कंप्लीट लॉकडाउन लगा हुआ है और बाकी स्टेट्स में आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा हुआ है। कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी पीक के क्लोज हम पहुंच चुके हैं और नंबर्स कम होने शुरू हो गए हैं, जिसमें मुंबई है और दिल्ली में भी अब नंबर कम होने शुरू हो रहे हैं। तो इसका मतलब डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट फेजेस ऑफ सेकेंड वेव में है। जो हमारी ऑक्सीजन की जो थोड़ी दिक्कत आई थी बीच में, वो भी कुछ स्टेट्स में सुधरने लगी है पिछले कुछ दिनों से, और बेड की इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने धीरे करके बढ़ाया है जी। ये लगता है कि थोड़ी सिचुएशन पहले से बेटर हुई है, बट अभी भी सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी क्योंकि अभी पीक काफी दूर है कई स्टेट्स में। यकीनन यकीनन। इस बीच हमारे साथ विपिन शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, डॉक्टर अशोक, मैं रुख आपका करना चाहूंगा। हम अक्सर ये देखते हैं कि सोमवार के दिन, खासतौर पर राज्यों की हम बात करें या देश के आंकड़ों की हम बात करें, थोड़ी राहत देखने को मिलती है। ये सर, ये सोमवार के जो आंकड़े आते हैं ये कम क्यों आते हैं? क्या वजह आपको नजर आती है? देखो, ये आप खुद समझ सकते हो भी, लोगों की मूवमेंट कम होती है संडे सैटरडे को, क्योंकि सरकारों ने लॉकडाउन लगाया हुआ है और इसकी वजह से ही सोमवार को कम पेशेंट आते हैं। तो अब जैसे लॉकडाउन लग गया है सारे पूरे हफ्ते के लिए काफी स्टेट्स में, नॉर्थ की या साउथ की, तो उसे और पेशेंट में और कमी आएगी। जैसे हम देख रहे हैं आज 4 लाख के आसपास ही 8-10 दिन से चल रहे हैं केस। 370 हो गए, 380 हो गए। तो एक अनुमान के मुताबिक 12 और 15 मई के बाद पेशेंट कम होने शुरू हो जाएंगे और मेरे मुताबिक जून 15 या 20 तक काफी कमी आएगी केसेस में। पर अभी डेथ्स की रेट ज्यादा हो रही है क्योंकि पिछले 15-20 महीने से
काफी केसेस आ रहे थे और जिनकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ रेट 4000 से ज्यादा पहुंचा हुआ है। तो ये स्थिति बहुत गंभीर, सरकार अपना काम कर रही है, लोगों को भी अपना सहयोग देना चाहिए और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में केसों में कमी आएगी। बिल्कुल। विपिन शर्मा जी, रुख में आपका करना चाहूंगा, देश में ये जो संक्रमण फैला, ये यूं कहें कि कोरोना का जो प्रसार हुआ देश में, इसकी वजह आप क्या मानते हैं विपिन शर्मा? कई इसमें पहलू हैं। आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी 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 विपिन जी। जी देखिए, मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर समझना पड़ेगा, अलग अलग पहलू हैं। क्योंकि सबसे पहले तो यह है कि पिछले साल की अगर हम बात करें, जो पहली कोरोना की लहर थी, हमने स्थिति को बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से संभाला और WHO ने भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिंदुस्तान की तारीफ करी कि हमने सही समय पर हमने लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जिसके कारण बहुत भारी संख्या में जान मान का जो नुकसान होना था उससे हम बच पाए और हमने अपने देश को उभार पाए। और उसके बाद हमने देखा कि वैक्सीन का भी इजाद हुआ। हमने जो एक आत्मनिर्भर अभियान के तहत हमने एक पूरे विश्व में एक अच्छी नजीर पेश करी। लेकिन यहाँ पर हमें ये इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा कि हम लोगों, देखिए, हम ये कहना, ये बहुत आसान होता है कहना, दोषारोपण देना कि अभी हम लोग बिल्कुल हल्के में लेने लग गए थे। बिल्कुल ये सरासर गलत होगा, ये सरासर गलत होगा। क्योंकि असल मुद्दा ये है कि यहाँ पर आप चीन का देखिए, ये सार्वजनिक हो रहा है। उस समय पिछले साल आवाजें उठ रही थी कि यहाँ पर गैर रासायनिक युद्ध, इनका बायोलॉजिकल वॉरफेयर चीन की तरफ से है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि पूरे विश्व में अपना बोलबाला हो जाए। और उसका भी है, क्योंकि अभी आप देखिए, अगर हम इसको एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसको दृष्टिकोण से देखें, तो उसके पीछे वजह है कि यहाँ पर हम एक वेरिएंट की बात करते हैं, वहां डबल वेरिएंट शुरू हो गया, वहां बंगाल वेरिएंट शुरू हो गया, वहां आंध्रा वेरिएंट शुरू हो गया, अब तो और ब्लैक फंगस की बात चल रही है। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, उस पर और रोशनी डालेंगे। लेकिन बहरहाल एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, यहाँ पर जो समय की पुकार है, इस समय जो हम बार बार बोलते हैं कि रैंप अप करिए आप हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो करना ही करना है। उनको लेकर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें को लेकर भी जांच पड़तालें चल रही है, अलग अलग तरह के देश की अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। आवश्यक है इम्पोजिशन ऑफ विपिन जी, क्या पैन इंडिया, ये जो चुनाव हुए, ये जो विधानसभा चुनाव हुए, जो पंचायत चुनाव हुए, ये एक बड़ी वजह हो सकते हैं? ये कुंभ में जो इतनी भारी संख्या में लोग पहुंचे, ये एक बड़ी वजह हो सकते हैं? या ये जो आज ईद के लिए इतनी भारी संख्या में लोग बाजार में निकल रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं एक साथ बैठकर, इस तरह की जो स्थिति बन रही है, ये भी एक बड़ी वजह प्रसार की? बंगाल में बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत अहमियत रखता है। उसका मैं उत्तर यूं देना चाहूंगा कि अगर दोषी किसी को करार दिया जाएगा तो दोष सबका है, जिम्मेदारी सबकी बनेगी जी। आप अगर बदायूं में देखें, आज वहां पर एक जनाजे में जिस तरह से भीड़ उमड़ी, और अगर आप शाही कुंभ की बात करें वहां पर भी, तो वहां बंगाल में रैलियों की बात करें, वो अलग बात है कि कांग्रेस बड़े आसानी से पल्ला झाड़ सकती है। कांग्रेस बोलती है हमने अपने रैलियां वो हमने बिल्कुल कैंसिल कर दी। भाई आपकी रैलियों में कितने लोग थे, वो अलग बात है। क्या वो मैदान में थे भी उस चुनाव में? तो वो कहना देखिए बड़ा आसान है। इस समय ये राजनीति का समय नहीं है। यहाँ पर हमें ये इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा, ये हम सबका देश है और देश पे जो काले बादल मंडरा रहे हैं, हमें देश को उभारना है। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा, और इसी को उभारने को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को मौका दीजिए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि इस समय विद इमीडिएट इफेक्ट जो बोला जाता है, इंपोजिशन ऑफ मिलिट्री टाइप लॉकडाउन, आपको सचेत करा जा रहा है। पिछली बार भी ICMR का जो वैज्ञानिक थे, वहां से जो आंकड़ा आया था, उन्होंने बोला था कि हिंदुस्तान ने जो ये भारी संख्या में जान मान को नुकसान बचा पाए हैं, उसके पीछे कारण था कि हमने सही समय पे लॉकडाउन की घोषणा कर दी। और वही नतीजा हुआ कि WHO ने भी तारीफ करी कि हिंदुस्तान की आबादी को आप मद्देनजर रखें, 130 करोड़ देशवासी हैं हम लोग, और साथ में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बढ़िया नहीं है बाकी जो मुल्कों के सुपर पावर के मुकाबले। तो यहाँ पर अभी जो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम लोग, और उधर से मैं एक और बात जरूर बोलना चाहूंगा, NGOs के लिए आप बिल्कुल रास्ता खोल दीजिए कि NGOs जो काम कर रहे हैं इस समय ग्राउंड जीरो पर, बिल्कुल वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं, योद्धाओं की तरह काम कर रहे हैं, उनके आप अलग अलग उसमें वो प्रावधान लेके आएंगे। तो यहाँ पर तो आप ये देखिए कि सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। उसमें संशोधन की भी आवश्यकता है कि ताकि एक हैसल, उसमें किसी तरह की दिक्कतें ना आए और लोग एक स्मूथली काम कर पाए। अगर वो वहां पर अपनी जान की बाजी, उनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं, तो उनके लिए दिक्कतें आएंगी, तो वो आप खुद सोचिए कितने हताश हो जाएंगे। यहाँ पर तो और राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक तरफ मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि केजरीवाल जी की अगर बात करें, मुख्यमंत्री की, वो तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ वहां दूसरी राजनीति शुरू हो जाती है। मनीष सिसोदिया वहां बोलते हैं कि देखिए हमने हिंदुस्तान ने एक्सपोर्ट क्यों कर दिया। अरे भाई वो अलग मुद्दा है, तो अलग दिन उसकी चर्चा हो जाएगी। ठीक है विपिन जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मुझे एक बहुत छोटे से ब्रेक पर जाना होगा और ब्रेक के उस पार भी राष्ट्रीय धर्म में चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है।
गुरु तेग बहादुर सिमरिया। मेरा नाम जोगिंदर सिंह, हेड ग्रंथी गुरुद्वारा तमतान साहिब, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਥਲ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਢਵਾਣਾ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬਨ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है, तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन डॉक्टर अशोक में रुख आपका करना चाहूंगा। अभी जिस तरीके से ब्लैक फंगस को लेकर उन्होंने जिक्र किया विपिन जी ने, इसके अलावा अलग अलग तरह की बात कही जा रही है, कह जा रहा है कि भारत का एक अलग म्यूटेंट बन चुका है, भारत को लेकर अलग तरह की बातें दूसरे देशों में की जा रही है। सबसे पहले तो ये ब्लैक क्या फंगस है सर, ये है क्या चीज? इससे बहुत लोगों की जान जा रही है, ये भी मामला सामने आ रहा है। ये जो एक फंगल इन्फेक्शन है जी, जो कि कोविड के बाद पेशेंट्स में होती है जी, और स्पेशली ये डायबिटिक पेशेंट में ज्यादा होती है जी, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, और ये जो कोविड है उसकी वजह से भी पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है। और जैसे ऑक्सीजन सप्लाई चल रही है लोगों की, उसमें इन्फेक्शन की वजह से और इम्यूनिटी कम होने की वजह से फंगल इन्फेक्शन होती है। नाक में काला काला हो जाता है और ये ब्रेन को अफेक्ट करती है, आंखों को अफेक्ट करती है, लोग अंधा हो रहे हैं और सडन डेथ भी हो रही है बिकॉज ऑफ ब्रेन इन्वॉल्वमेंट। और ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि कोविड की एक कॉम्प्लिकेशन है, एक बहुत ही भयानक कॉम्प्लिकेशन है। अभी रिसेंटली ये नोटिस में आई है। ठीक है डॉक्टर, लेकिन एक बात और हम समझें सर कि जिस तरीके की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में है, उन ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो अब तक कोरोना को समझ नहीं पाए। अब तक उनकी स्थिति ऐसी है कि उनको बुखार चढ़ता है या जुकाम होता है, वो अपने घर पर ही रह के उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अनूप, मैं रुख आपका करूं, आप किस तरीके से देख रहे हैं और उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ताकि क्योंकि वो अस्पतालों से बचने की कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि उनका घर पे ही जो उनका इलाज हो जाए या किसी तरीके से वो बच जाए, वो कोरोना को अभी तक नहीं समझे, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल ये सही बात है। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो जनता है उनके अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। उनमें ये भ्रांति है कि कोरोना जो है कोई बीमारी है ही नहीं, ये सिर्फ एक हाइप है जो दूसरे देशों के द्वारा बनाई गई है। उनको ये भी लगता है कि अगर वो टेस्ट करवा लेंगे तो जबरदस्ती उनको अस्पताल में जो है भर्ती करा दिया जाएगा और उनको कोई गलत तरह के इंजेक्शन लगा दी जाएंगे। तो ये सब भ्रांतियां हैं जो बहुत हम देख रहे हैं स्टेट्स में, गाँव में और कस्बों में देखने को मिलती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि उनके अंदर जागरूकता अभियान चलाया जाए, उनको समझाया जाए कि कोरोना बीमारी से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम देखते हैं गांव में लोग मास्क बिल्कुल नहीं पहनते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है गाँव में अगर हम ये एटिकेट्स को फैला पाए तभी हम कोरोना को गाँव में जाने से रोक सकते हैं। लेकिन डॉक्टर, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ये संभव है? ग्रामीण क्षेत्रों में संभव है कि लोग मास्क लगा कर रहें, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि उनको खेती बाड़ी के, गाय भैंसों के काम करने पड़ते हैं, मिलकर उन्हें काम करना पड़ता है। क्या लग रहा है ये संभव हो पाएगा? देखिए, ये संभव करना ही पड़ेगा, उनको मास्क पहन के ही काम करना पड़ेगा और डिस्टेंसिंग भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज आप देख रहे हैं कि कई देहातों में हालत भी खराब हो गई है, ना वो टेस्ट करवाते हैं, ना ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, सडनली उनको आईसीयू की जरूरत पड़ती है, उनकी डेथ हो जाती है। ये बहुत ही भयानक स्थिति हो सकती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हर जो लीडर है सोसाइटी के, वो गांव में और जो पंचायत के लीडर हैं वो जाकर इसको जागरूकता अभियान चलाएं, तो ये आगे जाके बहुत तकलीफ दे सकता है। लेकिन सर, आप अम्बाला के, आप आईएमए अध्यक्ष हैं, मैं रोहतक का जिक्र करना चाहूंगा। रोहतक में एक गांव है टिटोली गांव, उसको लेकर बहुत तरह की चर्चाएं देखने को मिली कि वहां पर एक हफ्ते के अंदर 30 ग्रामीणों की जान चली गई।
वहां पर लोगों को बुखार आया, बुखार आने के बाद वो अगले दिन उठ ही नहीं पाए, उनकी जान चली गई। इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। इन तमाम चीजों को लेकर से ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो क्या समझें? क्या एक बुखार, एक खांसी, जुकाम जो हो रहा है वो उसको कोरोना मान लें? देखो, ये जो वायरस है, ये पहले जो वायरस था वो थोड़ा हफ्ता 10 दिन टाइम देता था। ये जो वायरस है डायरेक्ट लंग्स को इफेक्ट कर रहा है और 2-3 दिन के बाद ही पेशेंट सीरियस हो रहे हैं। और ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का ये मानना है भी ये कोरोना हमारे को नहीं हो सकता, ये तो शहरों क्या बात है। और वो ना तो टेस्ट करवाते हैं, ना कोई मास्क लगाते हैं, ना वो कोई हॉस्पिटल जाने को करते हैं भी जाएं हॉस्पिटल जल्दी जाएं। उनको लगता है अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो हम मर के ही वापस आएंगे। ये जो गलत धारणा है, इसकी वजह से ये जो पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बढ़ रहे हैं। मैंने अभी रिसेंटली देखा है यहाँ अंबाला में भी काफी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अफेक्ट हो रहे हैं, जो कि पिछली वेव में कम था, क्योंकि उस टाइम लोग घरों में बैठते थे, प्रिकॉशन ले रहे थे, ज्यादा डरे हुए थे। अब आप देखो, इजराइल में एक 93 लाख पॉपुलेशन है, उन्होंने मास्क फ्री कर दिया ओनली बिकॉज ऑफ पीपल्स कोऑपरेशन एंड ओनली बिकॉज पीपल हैव गॉट वैक्सीनेशन। यहाँ पे हमने वैक्सीनेशन शुरू किया पर उतनी तेजी से नहीं लग सका लोगों को। हालांकि जो कि वैक्सीनेशन बाहर एक्सपोर्ट की गवर्नमेंट ने वो नहीं करनी चाहिए थी, वो अपने देश वासियों को ही लगानी चाहिए थी। और ताकि हमारे जो लोग हैं, ये देखो, कोरोना की आज तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है और वैक्सीन जरूर बनी है जो कि 70% इफेक्टिव हो, 80% हो, तो है ना। तो इसलिए वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं, वैक्सीनेशन को लेकर भी, क्योंकि डॉक्टर साहब जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें हमने हिसार से सामने आई, वहां पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग अस्पतालों में पहली बात तो जांच कराने के लिए पहुंचे, तो वहां पर जांच करने के लिए कोई व्यवस्था उनके सिविल हॉस्पिटल में नहीं मिली। वैक्सीनेशन को लेकर उनको पता नहीं है कि कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, कैसे क्या करें, तो इस तरह की खामियां भी सामने आती हैं। क्या लग रहा है कि सरकार को, खासतौर से स्वास्थ्य विभाग को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है ताकि ग्रामीण क्षेत्र खासतौर पर? वो तो नेचुरली स्वास्थ्य विभाग को ग्रामीण लोगों की हेल्प करने के लिए अपने कंप्यूटर के एक्सपर्ट लोगों को लगाना चाहिए और गांव में भी पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि वैक्सीनेशन हो। शहरों में तो शुरू हुई थी कोरोना, जो फ्रंटलाइन वर्कर थे और मेडिकल डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ, उनको लगाई गई। गाँव में भी ऐसे ही अभियान होना चाहिए था। और दूसरा, जो जैसे जो पॉलिटिकल कंपल्शन हो या जो भी है, इलेक्शन हुई है, तो उसमें इतनी रैलीज को, मतलब पर्सनली लोगों को नहीं इकट्ठा होना चाहिए था। उसमें वर्चुअल मीटिंग्स हो सकती थी, डिबेट हो सकती थी टीवी पे। तो ऐसे में लोग, ये जो इतनी गैदरिंग्स हुई है, उसकी वजह से सारा ये कोरोना बम फूटा है। सेकंड वेव, नहीं, लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं, लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं। ईद का त्योहार आ रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं? बाजारों में रुक कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? इकट्ठे एक साथ हो रहे हैं। ये जो धार्मिक अपनी भावनाएं हैं, इसको थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। हाँ, अपनी सेहत पहले है, ठीक है, धर्म भी इम्पोर्टेंट है। मैंने देखा पिछले दिनों ये मटका जुलूस निकल रहा अहमदाबाद में, लाखों लोग अपने सिर पे मटका लेके और बिना मास्क के जा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल लोगों की, सरकार भी क्या इसमें देखो कर रही है सरकार, पर लोगों की सहयोग भी बहुत जरूरी है। हमें ये अपने जो अपरम है, इनको निकालना पड़ेगा, ताकि सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। आदमी जिंदा है तो जिंदगी है, तो आगे सब चीजें हैं। यानी कि अपना सहयोग हमें जरूर बना के रखना है। सरकार जो कदम उठा रही है, जो निर्देश दे रही है, इसमें कमी आ ही नहीं सकती। लॉकडाउन भी एक फोर्स वो है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो लोग घर पे रहें, मास्क बनाएं, ये करें वो करें। बट जब ये खुल जाएगा, उसके बाद अगर ये लोग फिर ऐसे ही करेंगे, तो फिर ये तो बहुत थर्ड वेव आएगी, जो कि हम सितंबर अक्टूबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस पर भी थोड़ा और विस्तार से भी चर्चा करूंगा थर्ड वेव को लेकर, लेकिन विपिन जी, मैं रुख आपका करता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या लग रहा है कि सरकारें फेल हुई हैं? उन लोगों को उस वक्त पे उनको नहीं बता पाई कि कोरोना कितनी घातक बीमारी है। 1 साल बीतने को है, बावजूद उसको लोगों को यह नहीं बता पाई कि वो किस तरीके से इससे लेकर अपनी सावधानी बरत सकते हैं। उनके टेस्ट नहीं करा पाई। अब वैक्सीन पहुंच चुकी है तो वैक्सीनेशन नहीं करा पा रही है। देखिए, मैं दोबारा बोलूंगा, आपके प्रश्न की बहुत अहमियत है और मैं चंद बातें रखना चाहूंगा कि पिछले साल हम लोग बहुत हमने सुना सुपर स्प्रेडर्स, हॉटस्पॉट्स, और कई बारी जो है देश के प्रधानमंत्री ने अपने विचार, अपनी जो नीतियां हैं उनकी
जो आगे के रोड मैप है या किस तरह से आर्थिक योजनाएं जो आर्थिक मदद देंगे, वित्त मंत्री की भी बात करें वो भी आई। तो यहाँ पर वो अभी इस समय कहाँ है, जब आपको खुद पता है यहाँ पर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, ये दूसरी कोरोना की लहर नहीं है, ये सुनामी है। लाशों के ढेर लग रहे हैं यहाँ पर। और देखिए बड़ा ये बात है कि यहाँ पर जिम्मेदारी जो बनती है, द बक स्टॉप्स एट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, और वो उनकी जिम्मेदारी लॉकडाउन की घोषणा कौन करेगा? कोई ब्यूरोक्रेट करेगा कि कोई आप या दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे? यहाँ पर आपने ये तो एक कदम दे दिया कि आपने उनको आजादी दे दी कि आप अपने जो आप समझते हैं ठीक अपने राज्य के आधार स्थिति देखते हुए आप वीकेंड कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू लगा दें या लॉकडाउन जितने समय तक लगाना चाहते हैं, लेकिन वो समाधान नहीं है। ये समझना पड़ेगा। एक तरफ हमारे जो देश के जाने माने स्वास्थ्य चिकित्सक हैं बार बार एक बात बोल रहे हैं, हर्ड इम्यूनिटी, कि आपने अगर इस वायरस को खत्म करना है, इम्यूनिटी पूरी मजबूत करनी है और यहाँ पर ताकि वो वायरस विफल हो जाए उसके सामने, तो वो कैसे मुमकिन होगा जब तक आप ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन, कम्युनिटी जो स्प्रेड हो रहा है धड़ल्ले से आगे अब बढ़ी जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो वो तब तक मुमकिन नहीं जब तक आप कंप्लीट लॉकडाउन, और वो भी मिलिट्री लॉकडाउन, क्योंकि पिछली बारी सख्ती थी, दवाई भी कड़ाई भी, ये बोला जाता था। नहीं, इस बार विपिन जी क्योंकि कई सरकारें, राज्य सरकारों का मैं रुख करूं तो उन्होंने लगा रखा है लॉकडाउन, लेकिन वो सख्ती नहीं है, लोग खुद नहीं मान रहे जैसा कि पहले मान रहे थे। अगर संभल रही होती तो आपके सामने आप भले ही उसको संतुष्टि ले लें कि अब 4 लाख से नीचे है तो हमें थोड़ी राहत, बहुत बड़ी बात है। आशावादी होना पड़ेगा, सकारात्मक सोच देनी है ताकि लोगों में पैनिक ना हो। वो बिल्कुल अपनी जगह बात दुरुस्त है, मैं बिल्कुल हर एक मंच पे उस बात को बोलता हूं और उस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन यहाँ पर यह समझना पड़ेगा इस समय स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई है, भयावह स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर तुरंत विद इमीडिएट इफेक्ट, मैं उसी बात को दोहराने वाला हूं, आपको सरकार को, प्रधानमंत्री को खुद आकर राष्ट्र के नाम संबोधन में बोलना, घोषणा करनी चाहिए यहाँ पर कि उसमें तो अब ये तो है नहीं कि अभी उसके लिए मुहूर्त निकलेगा कुछ। आप एक बात बताइए, पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने, जिनका हम आदर करते हैं और बहुत अपेक्षा है और पूरे विश्व में उनका बोलबाला है, उनका लोहा माना जाता है, उन्होंने पिछली बारी बोला कि यहाँ पर अगर ऐसी नौबत आती है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ ये संक्रमण रुक कर जाता है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन, तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। लेकिन वही हुआ, प्रवासी मजबूर हो गए पलायन करने के लिए, लंबे रास्तों पे निकल पड़े, गर्भवती महिलाएं लंबे रास्ते पे, वो दृश्य दिल दहलाने वाले थे, विचलित करने वाले थे। तो अभी हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? दूसरी बार हम लोग बोलते हैं रैंप अप, वो साथ साथ चलेगा। रैंप अप तो तभी होगा जब एक तरफ यहाँ पर स्थिति काबू में आएगी। यहाँ पर स्थिति अभी हम बिल्कुल विपिन जी, हालात अभी भी ऐसे ही, अब एम्बुलेंस लोगों को नहीं मिल रही है, शवों को अस्पताल से वहां पर घर ले जाने के लिए, इस तरह की वो तस्वीरें सामने आती हैं। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, एक और छोटे से ब्रेक पर हम जाएंगे और ब्रेक के उस पार भी चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰੋ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। आओ मिलके कोरोना नु हराइए, वैक्सीन लगवाओ, परिवार बचाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन शर्मा जी, रुख में फिर से आप ही का करना चाहूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि देश में कोई मॉडल नजर आ रहा है आपको, कोरोना के खिलाफ काम कर रहा हो, कोई ऐसा मॉडल नजर आ रहा है? ये प्रश्न आपने किससे पूछा? विपिन शर्मा जी आपसे। जी देखिए, बिल्कुल बीएमसी के मॉडल की तारीफ करी और हमारी न्यायपालिका ने भी तारीफ करी, तो वो उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप देखते थे पहले कि कुछ दिल्ली में 1-2 पुलिस स्टेशन थे जिनको बोला गया कि ये रोल बिल्कुल एक मॉडल पुलिस स्टेशन है। तो जहां जिसकी तारीफ करनी बनती है उसकी तारीफ करनी चाहिए और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। अभी इस समय एक मकसद होना चाहिए कि हम देश को कैसे जल्द से जल्द उभार पाएं। और इस बीच अच्छी खबर ये भी है, देखिए एक बात मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक अगर हम एक आंकड़ा बोलें कि हमने 16 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया है, अगर आप उसकी तुलना करें अमेरिका से तो वो आधा है अमेरिका का। मतलब अगर वहां की आप समझ सकते हैं आबादी कितनी है, 32 करोड़, तो हम उस क्योंकि हमारी आबादी को भी हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा, और पूरे एक रशिया के बराबर है 16 करोड़, और ढाई गुना ज्यादा है यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, 7 गुना है ऑस्ट्रेलिया से, 34 गुना है न्यूजीलैंड से पिछले साल। बस मुझे ये बड़ी जरूरी बात बोलना चाहूंगा, हम लोग बार बार पिछले साल बोल रहे थे कि देखिए हमें प्रेरणा लेनी चाहिए न्यूजीलैंड से,
लेकिन जब हम ये बात बोलते हैं, निश्चित बात है, बिल्कुल प्रेरणा लेनी चाहिए जिन्होंने अच्छी नजीर पेश करी है, लेकिन साथ साथ इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए कि उनकी आबादी देखिए आप, हिंदुस्तान के मुकाबले कितनी है। नहीं, ये तो है, ये चुनौती है। अब चुनौती संसाधनों को लेकर भी विपिन जी, उनके पास जो संसाधन है, राजनीति हमारे पास और खासतौर से जो लोग हैं, लोगों को लेकर जो मानसिकता लोगों की, हमें तो उनसे ही जूझना पड़ रहा है, कोरोना है या नहीं है। इस आपके मन से एक और बात बोलना चाहूंगा, डोनर मिनिस्ट्री जो है, जो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है, वो इस समय मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस समय जो लोग त्राहिमाम इतनी बड़ी एक लोग जो जितनी आपके नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं जो इस समय मदद चाहते हैं, उनके लिए आगे आना चाहिए और अपनी कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन और इसमें इजाफा होना चाहिए और ज्यादा मुस्तैद तरीके से अगर आएंगे। डॉक्टर अनूप कुमार जी का मैं रुख करना चाहूंगा, उभार पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर अनूप, ये ग्रामीण क्षेत्रों को विशेष तौर पे ध्यान में रखते हुए मैं सवाल पूछ रहा हूं सर कि होम आइसोलेशन क्या है और लोग खुद को कैसे बचाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो लोग खुद को कैसे महफूज करें, क्योंकि शहरों में तो आपके पास 2-2, 3-3 वॉशरूम होते हैं, 2-2, 3-3 कमरे होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में घर उस तरीके का नहीं होते हैं। उन लोगों के लिए होम आइसोलेशन क्या है और वो लोग खुद को कैसे बचाएं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके दो तरह से ऑप्शन हो सकते हैं। गांव में अगर आपके पास एक ही कमरा है और एक ही वॉशरूम है जो कॉमन यूज करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वॉशरूम वो यूज करते हैं उसको जब संक्रमित व्यक्ति उसको यूज करे, उसके यूज करने के बाद उसको 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से सैनिटाइज कर दे हर बार निकले, और सभी जो घर के मेंबर्स हैं हमेशा मास्क पहन के रहें। और अब आजकल हम बता रहे हैं कि डबल कपड़े के मास्क पहन के रखें। तो अगर उनको लगता है कि एक ही कमरे में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं और वहाँ पर आइसोलेट उसको नहीं कर सकते हैं, तो आजकल कोविड के डे केयर सेंटर जो है सरकार ने हर एक कस्बे और जिले में बना रखे हैं। वहाँ पर आप उस संक्रमित इंसान को रख सकते हैं जब तक कि वो आइसोलेशन में 14 डेज ना हो जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप उसको आइसोलेट नहीं कर सकते अपने कमरे में और एक ही कमरा है, तो आप कोविड डे केयर सेंटर में उनको भर्ती करा सकते हैं। डॉक्टर अनूप, देखिए जो शहरों के आसपास इस तरह की व्यवस्था जरूर कहीं ना कहीं मिल जाती है, लेकिन कई ऐसी ग्रामीण क्षेत्र हैं, मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र करना चाहूंगा, बहुत वहां से चिंताजनक तस्वीरें सामने आती हैं। लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहा है। जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं, आम लोग, उनको ऑक्सीजन जैसी, रेमडेसिविर इस तरह की जो जरूरी चीजें हैं वो नहीं मिल पाती हैं। लोग अपने मजबूरी में घर पर रुक करते हैं और वहां पर उनकी वजह से और भी लोग संक्रमित होते हैं। तो इसके लिहाज से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर छोटी एक पैरासिटामोल जैसी कोई दवाई मुहैया नहीं हो पाती है, उन ग्रामीण क्षेत्रों में वो लोग कैसे समझें कि उनको कोरोना हुआ है? वो लोग कैसे समझें कि ये बुखार सादा है या फिर ये खतरनाक है? जिस भी इंसान को बुखार हो रहा है इस समय, नजला जुकाम या गला खराब है, उसको मानना चाहिए इस समय, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट सभी स्टेट्स में 30% क्रॉस कर गई है कि वो कोरोना ही है, अनलेस प्रूव अदरवाइज। तो अगर उसको सबसे पहले तो अलग हो जाना चाहिए। अगर आप आइसोलेशन आपके घर में नहीं कर सकते हैं, तो सरकार ने हर एक गाँव में जो वहाँ के स्कूल हैं, क्योंकि वो बंद पड़े हुए हैं, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर कुछ सुविधाएं दे रखी है जहाँ पर आप उनको रख सकते हैं। टेस्टिंग की सुविधाएं हो सकती है कि गांव में इतनी ज़्यादा ना हो, इसीलिए अगर टेस्टिंग नहीं करा सकते तो मान के चलिए कि आप कोरोना ही जो है मरीज हैं, अपने आप को 2 हफ्ते तक आइसोलेट करके रखें और हमेशा मास्क पहन के रखें। पैरासिटामोल देना है, इसकी कोई ज़्यादा दवाई आपको माइल्ड इन्फेक्शन में नहीं चाहिए जी। तो मल्टीविटामिन की गोली, विटामिन सी की गोली, ये हर एक जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ पर मिल जाती है। तो ये दवाई तो आप वहाँ से फ्री मिल ही सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अशोक, रुख में आपका करना चाहूंगा सर, और समझने की एक कोशिश करना चाहूंगा, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, मान के चलो उनको जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, खांसी महसूस हो रही है, वो आखिरकार अस्पतालों की तरफ रुख कब करें? क्या वो शुरुआत में ही चले जाएं या फिर उन्हें इंतजार पहले करना चाहिए अपना? वो चाहे ऑक्सीजन चेक करते रहें, किसी भी तरीके से ये चेक करते रहें कि हालत उनकी स्थिर है कि नहीं, कब जाकर वो रुख करें अस्पतालों का? देखो ऐसे है, जैसे भी पेशेंट को नजला जुकाम, थोड़ा सा बुखार हुआ, तो उसको ये सोचना चाहिए मैं पॉजिटिव हूँ अंटिल प्रूव अदरवाइज। तो इसलिए उनको अपने आप सबसे पहले तो आइसोलेट करना चाहिए। जैसे डॉक्टर अनूप कुमार ने बताया, बाथरूम अगर इकट्ठा है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन यूज कर सकते हैं। हर एक बंदा मास्क पहन के रख सकता है, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग, वेंटिलेशन अच्छी रखें, अपनी खुराक अच्छी रखें, तो और कोशिश करें अपना टेस्ट करवाने की। अगर टेस्ट की रिपोर्ट 2-3 दिन लगते हैं तो उसके दौरान आप आइसोलेशन में जाइए, थोड़ा बहुत
पैरास्टामोल ले सकते हैं फीवर को डाउन करने के लिए, और मैं तो कहूँगा रेगुलरली लेना चाहिए। ये नहीं है अभी फीवर हुआ तो ही लेना चाहिए, उससे आदमी का इम्यूनिटी कम होती है। विटामिन सी है या विटामिन D3 है, ऐसे ऐसे। और हमारा आपको ये सोचना, ये सोच के बड़ी अच्छी बात लगेगी, परमात्मा ने भारतवासियों को ज्यादा अच्छी इम्यूनिटी दिया है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, तो इसलिए उनको पैनिक नहीं होना चाहिए। अब आप ये देखो, अगर 4 लाख केस आ रहे हैं तो 3.5 लाख केस ठीक भी हो रहे हैं। उनको ऐसा भी पैनिक नहीं करना चाहिए, भी बहुत ही ज्यादा भागना चाहिए हॉस्पिटल्स की तरफ। हाँ, टेस्ट जरूर करवाना चाहिए और अपने आप को सोचना चाहिए भी कोविड, लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है अभी मैं कोविड मेरे को हो सकता है। वो कह रहे मेरे को तो हो ही नहीं सकता डॉक्टर साहब, तो मेरे को तो और मेडिसिन, तो मेरे को तो निमोनिया है, मेरे को तो सिंपल फ्लू है। तो ये ऐसी चीजें जो उनको उनके दिमाग में है वो दूर करनी चाहिए और उनको ये समझाने की जरूरत है भाई कोई ऐसी बात नहीं है। अब 90% लोग तो ऐसे भी ठीक हो जाते हैं। आप इसमें कुछ स्टिग्मा अटैच नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो मान नहीं रहे, कुछ ऐसे हैं कुछ ज्यादा ही मान रहे हैं। हमने तस्वीरें ऐसी भी देखी कि किसी एक परिवार में किसी की अगर मृत्यु हो जाती है कोरोना संक्रमण की वजह से, तो उसका परिवार उसके लिए आगे नहीं आ रहा है, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए पुलिस को जाना पड़ता है। ऐसी तस्वीरें भी हमने देखी हैं देश के कई हिस्सों से। बिल्कुल ठीक बात आपने भाई। देखो ऐसी है, डेड बॉडी से एज सच अगर उसमें कोई वो सांस नहीं ले रहा, उसमें कोई अगर वो अच्छी तरह कवर्ड है विद इम्परवियस मटेरियल से, जिससे कि वो फ्लूइड बाहर ना आए, तो वो इन्फेक्शन नहीं फैला सकता। अगर इन्फेक्शन जो फैलाएगा वो जिंदा इंसान फैलाएगा अपने सांस से, खांसी करने से, बात करने से, थूकने से। और डेड आदमी तो सांस ले ही नहीं रहा। हाँ, उसके फ्लूइड्स में जरूर है, अगर उसको अच्छी तरह रैप करके, जैसे कोविड अप्रूव्ड गाइडलाइंस हैं, अगर उसको का हम क्रिमेशन कर सकते हैं। ऐसा देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए भी वो निगलेक्टेड ऐसे जाए। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, लोगों को समझने की जरूरत है। सावधानी जरूरी है, लेकिन कम से कम अपने परिजनों के साथ इस तरह की स्थिति ना होने पाए। सर, एक और छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं और ब्रेक के उस पार भी चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। सत श्री अकाल जसवंत जी। हाँ जी जसवंत जी, की हाल है? हकीम साहब, 2 दिन हो गए बुखार ही नहीं उतर रहा। चाचा घबरा ना, 2 पुड़ियां खा ला, मौसमी बुखार आ, 2 दिन से चला जाऊगा। ओए तू ओही नीम हकीम है ना जिसने पिछले हफ्ते सरदूल ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬਾਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ। ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆਦि ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार मौजूदा स्थिति को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर अशोक रुख, में आपका करना चाहूंगा, अब दूसरी लहर चल रही है, हालात ऐसे हैं, तीसरी लहर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कब तक आएगी और कितनी खतरनाक होगी? देखो, ये किसी को कुछ नहीं पता कब आएगी, कैसी होगी, क्या होगा। ये सब एक थ्योरीज हैं भी, ये अक्टूबर नवंबर तक, सितंबर अक्टूबर तक आ सकती है। और देखो, वायरस का तो एक करैक्टर है, ये म्यूटेट करता है। म्यूटेट करने को ये बहुत ज्यादा घातक भी हो सकती है, और ज्यादातर यही होता है। और थोड़ा ये हो सकता है भी इतनी हो, पर लोगों का इसमें ढलाई बिल्कुल, इसको लोगों को लैक्स नहीं होना चाहिए। पर लोगों को पूरा अपनी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी ये चाहिए भी, जो बेड पिछली बार जैसे बनाए थे वो डिसमेंटल कर दिए, हॉस्पिटल्स बंद कर, तो ऐसे में हमें पूरी अपनी तैयारी रखनी जरूरी है। लोगों को अपनी पूरी प्रिकॉशंस लेनी जरूरी है, ये सोचकर कि भी अभी ये दूसरी वेव चली गई है, चलो ठीक हो गया। और तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, वैक्सीन करवानी चाहिए। और हर एक लोगों को जितना जहां से भी मिलती है अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन पर जोर देने की जरूरत भी है। सरकार यही कोशिश है कि लगातार कर भी रही है, लेकिन लोगों तक सही मात्रा में वैक्सीन पहुंच भी नहीं पा रही है। मुहैया कराई जाए,
अभी मैं पीछे देख रहा था, उन्होंने एक्सपोर्ट करने के लिए बंद किया है, बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। तो ये अपने लोगों के लिए मिलनी चाहिए। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारी लिमिटेशंस है हमारी, पर चलो जितना भी प्रयास हो सकता है करना चाहिए। कोशिश हाँ जितनी हो सकती है करनी चाहिए, आम नागरिकों को भी, सरकारों को भी। डॉक्टर अनूप, मैं रुख आपका करना चाहूंगा, आपका आकलन क्या कहता है सर, तीसरी वेव को लेकर कब तक आएगी, और क्या तीसरी के बाद क्या चौथी की भी कोई संभावना मानकर चलें? लोगों को ये मान लेना चाहिए कि अब हमें कोरोना को एक अपना साथी के रूप में मान लेना चाहिए, हमें इससे लड़ने के लिए अपनी तैयारी रखनी चाहिए, लेकिन ये लंबे वक्त तक रहेगा? हमने इतिहास से सीखा है कि 1918 में 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लू आया था, उसमें भी ऐसी फर्स्ट वेव आया, सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से ज्यादा घातक था, और फिर थर्ड वेव भी आया। उस समय ना हमारे पास वैक्सीन था, ना हमारे पास कोई ड्रग्स थी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, फिर भी हमने 2 साल के अंदर पूरे विश्व ने सिर्फ मास्क और डिस्टेंसिंग करके इस बीमारी को हराया था। इस समय हम जो सेकेंड वेव से गुजर रहे हैं, इस समय हम देख रहे हैं नंबर ऑफ केसेस सडनली बहुत ज्यादा आ गए हैं। अब हमारे पास वैक्सीन का भी सहारा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हमारे जो हमारी फैसिलिटीज है टेस्टिंग की है या वेंटिलेटर्स हैं, कि हम नंबर बढ़ा रहे हैं। थर्ड वेव का आना लगभग तय है, और एग्जैक्ट समय बताना तो किसी के लिए मुश्किल है, बट ऐसा हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि हो सकता है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में कभी भी थर्ड वेव आ सकती है। और इसलिए कहा जा रहा है कि हम अभी से उस वेव के लिए अब तैयार कर लें, और इसका एकमात्र तरीका है कि वैक्सीनेशन ड्राइव को हमें बढ़ाना। इसलिए भारत सरकार, आप देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से इसको उन्होंने बहुत बढ़ा दिया है। 18 करोड़ जनता को ऑलरेडी वैक्सीनेट कर चुके हैं, और अब हमने स्पुतनिक वैक्सीन को भी परमिशन दे दिया है, और इसके साथ साथ और कोई नए फॉरेन जो प्लेयर्स हैं उनको भी जो है बहुत जल्दी मंजूरी मिल सकती है। प्रोडक्शन वैक्सीन का बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ हमें बच्चों को भी बचाने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा अंदेशा है कि बच्चों को ज्यादा सीवियरली इफेक्ट कर सकता है ना। बिल्कुल, इस पे मैं भी और थोड़ा और स्पेसिफिक नहीं, मैं इसको और थोड़ा और समझने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर अनूप की शुरुआती हम देखा था, जो पहला चरण आया था, पहला दौर जब कोरोना को लेकर आया था, उस दौरान ये कहा जा रहा था कि बुजुर्ग निशाने पर हैं। इस बार दूसरी लहर में हम देख रहे हैं कि बुजुर्ग भी हैं, युवा भी, खासतौर पर सबसे ज्यादा युवा। अब तीसरी लहर को लेकर कहा जा रहा है कि बच्चों को लेकर, इसी को और थोड़ा विस्तार से सर समझाएं कि ये एज ग्रुप इतना कैसे बदल रहा है, क्या वायरस और मजबूत हो रहा है या लोग कमजोर हो रहे हैं? देखिए, ये ऐसे समझेंगे, जो फर्स्ट वेव में सबसे ज्यादा वायरस ने अटैक किया एल्डरली पीपल पर, जो उनकी इम्यूनिटी सबसे कम होती है, या उनके ऊपर तो पहले से कोमोर्बिड कंडीशंस है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, लंग डिजीज के अलावा किडनी डिजीज है, इनको ज्यादा अटैक किया था। और उसमें बच्चों का जो अनुपात था वो 1 से 2% ही था। सेकेंड वेव में क्या हुआ, क्योंकि वायरस म्यूटेट हो गया, जिसमें हमारा यूके वेरिएंट है और इंडियन वेरिएंट की डबल और ट्रिपल म्यूटेंट की जो हम बात करते हैं, इसमें क्या हुआ कि अब एक संक्रमित आदमी 5 से 6 लोग को संक्रमित कर रहा है, जो कि फर्स्ट वेव में सिर्फ 2 या 3 को कर रहा था। हाँ। इसलिए अब क्या हो रहा है कि जो यंग लोग हैं हमारे, जो ज्यादातर बाहर जाते हैं अपनी जीविका कमाने के लिए, उनको एक्सपोजर ज्यादा होता है, इसलिए अब यंग लोगों पे ज्यादा अटैक कर रहा है। और बच्चों को भी देखा गया है कि 5 से 6% बच्चों को इन्वॉल्व किया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी ज्यादा सीवियर डिजीज बच्चों में नहीं देखी गई है, और हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव भी 18 ईयर प्लस को चल रही है। इसलिए ये अंदेशा है कि जो नेक्स्ट वेव आएगी, तब तक हमारे जो युवा लोग हैं और एल्डरली लोग हैं वो वैक्सीनेट हो जाएंगे, लेकिन बच्चों के लिए हमारे पास वैक्सीन अभी नहीं है। इसलिए ये अंदेशा है कि बच्चे इसके लिए ज्यादा एक वनरेबल सेक्शन हो सकता है, जो कि ज्यादा उनके ऊपर अटैक करे। ये सिर्फ एजम्पशन है, इसका कोई ठोस प्रमाण हमारे पास नहीं है, और हम ये चाहेंगे कि ये गलत साबित हो, क्योंकि बच्चे एक ऐसा सेक्शन है जिसमें हमारे सिम्टम्स वो नहीं हमें बता सकते हैं, उनको मास्क आप नहीं लगा सकते हो, इसलिए उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अशोक का भी मैं रुख करूंगा, इस पर और विस्तार से जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले विपिन शर्मा, तीसरी लहर को लेकर क्या देश तैयार है? हमारी सरकारें तैयारी कर रही है, या फिर जिस तरीके के 1 साल का लंबा वक्त मिला, हमने दूसरी लहर को लेकर जिस तरह की तैयारी, एक ढीली ढाली तैयारी की थी, उसी तरह की हालात अभी नजर आ रहे हैं तीसरी लहर को, क्या कहेंगे सर? मैं दोनों, देखिए सिक्के के हमेशा दोनों पहलू होते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे अगर आप अमेरिका की बात करें, बहुत हद तक ये बोला जाता है और अनुमान लगाया जाता है कि वहां के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप पूर्व, वो चुनाव हारे इसलिए कि उनको बोला गया कि आपने कोविड को बिल्कुल मिसमैनेज करा, कोविड को समझ नहीं पाए उसकी गंभीरता, और जिसके कारण लोगों में आक्रोश था।
तो अभी इस समय कम से कम, क्योंकि आपका सवाल ये आप जानना चाह रहे हैं कि तीसरे लहर के लिए, सुनामी के लिए हम तैयार हैं, तो प्रधानमंत्री को बिना विलंब करे, बिना समय गवाए अब सर्वदलीय बैठक भी बुलानी चाहिए, सबके साथ सलाह मशवरा करके तुरंत लॉकडाउन की घोषणा कर देनी चाहिए। और साथ में हम भी देशवासी, 130 करोड़ देशवासी ये संकल्प लेते हैं कि हम पूरा समर्थन देंगे कि अपने अपने तरीके से सबको भूमिका निभानी पड़ेगी। गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर वो भी एक मुद्दा है कि पहले बोला गया था कि कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, अर्थव्यवस्था को भी पटरी पे लेके आना है और साथ में आपको सचेत भी रहना है, क्योंकि अभी सफर लंबा है, कोरोना पे हमने जीत नहीं पाई है। और साथ में वो क्या हुआ, देखिए 2014 में बड़े धूमधाम से वो आयुष मंत्रालय का गठन हुआ, बहुत स्वागत करते हैं उन चीजों का। ठीक है विपिन जी, मैं इसी कमेंट पर वापस आऊंगा। एक और छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं और ब्रेक के उस पार भी चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। अभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। हक की बात दोपहर 12 बजे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चा जारी। हमारे साथ तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। विपिन शर्मा, रुख में आपका करना चाहूंगा एक बार फिर से। तमाम तरह की जो स्थिति आप देखकर बता रहे हैं, आप दूसरे देशों से भी इसको लेकर कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन हम कम से कम राज्य स्तर पर राज्य की सरकारों को तो इसको लेकर गंभीर होना होगा। तैयारियां तीसरी लहर को लेकर अभी से करनी पड़ेंगी। बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखूंगा और फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए बहुत अच्छी एक बात बोली कि देखिए, जिसकी जितनी तारीफ करी जाए वो कम है। उन्होंने बोला कि आप जो इमरजेंसी बफर स्टॉक्स ऑफ ऑक्सीजन बनाएं। और ये केंद्र सरकार को बोला और उसको डिसेंट्रलाइज कर दें। ऐसे नहीं कि उसकी सारी पावर जो है वो केंद्र के पास रहे, उसको हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको देश को उभारना है, देखिए कुछ फैसले जो है केंद्र को प्रधानमंत्री ले सकते हैं, और अगर आप ये समझें कि राष्ट्र के नाम संबोधन में आके वो घोषणा कर दें औपचारिक तरीके से कि हम पूरे देश को संपूर्ण लॉकडाउन में रहेगा, उस अवस्था में रहेगा, तो वो प्रधानमंत्री करेंगे। और अगर आप उनको बोला आपने कि नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू, उससे भी काम नहीं बनने वाला, क्योंकि अब स्थिति भयावह हो रही है। उधर हम बोलते हैं आंखों के तारे, बच्चे आंखों के तारे हैं सबके माँ बाप के, तो वहां पर अगर ये जो अंदेशा जताया जा रहा है, आप उसको क्या नजरअंदाज कर सकते हैं? आप खुद समझिए
कि हम पहले इंतजार करें कि पानी सर के ऊपर से चला जाए। मैं अपनी बात उसको खत्म करूंगा जब मैंने आयुष मंत्रालय के बारे में बोला कि हम लोग स्वागत करते हैं ये आयुष जो इनकी जो पद्धतियां हैं पुरानी, और हिंदुस्तान तो देखिए आयुर्वेदा की बात करें हिंदुस्तान जननी है, लेकिन यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा एविडेंस बेस्ड होती है। दोनों एलोपैथिक जो हमारा मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो सब आधार है एविडेंस बेस्ड पर। इसमें हमने देखा कि मिक्सोपैथी की बात चली, तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा आप एविडेंस बेस्ड आपने और जो आपको जो सारा करना था उसमें वो क्यों नहीं करा गया, क्योंकि यहाँ पर आपकी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे बोलूं हर एक मंच पे मैं उनकी तारीफ करता हूं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, लेकिन उस पे अमल करने का वक्त है। अब अमल करने का वक्त है। और साथ में ये जरूर बोलना चाहूंगा, हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहूंगा, एक संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि किसी को भी ये हक नहीं मिलता कि ये आप हिंदुस्तान की छवि को धूमिल करें अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। हम लोग ये जो किसी ने बोला ये कि देखिए हिंदुस्तान लोगों को बीमार कर रहा है, वायरस यहाँ से निकल रहा है। अरे कमाल की बात है, वुहान शहर से वायरस निकला, पूरे विश्व को बीमार कर दिया। और टाइमिंग देखिए आप कि LAC पे जो हमारी एक तरफ वो चीन उधर गलवान पे LAC पे वहां पर अतिक्रमण शुरू कर दिया। वो तो ठीक है, लेकिन अब कई देशों में ये कहने जाने लगा कि इंडियन वेरिएंट पिछले साल भी उठी थी। अब इंडियन वेरिएंट इस तरह की बातें हो रही है में जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के वहां चेयरमैन बन गए हैं, कम से कम कुछ सख्त से सख्त इनके कार्रवाई हो। और सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा, अभी जो देखिए हिंदुस्तान की जो छवि बनी है, हम पहले टेकर बोला जाता था कि हम लोग लेते हैं आर्थिक मदद। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री जब पूर्व मनमोहन सिंह साहब थे उन्होंने मना कर दिया था 2004 में जब सुनामी की हमारे को आर्थिक मदद कुछ देश दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा अब हम डोनर बन के उभरे हैं कि हम लोगों की विश्व के जितने बड़े मुल्क हैं उनको जब उनके वहां राष्ट्रीय आपदा आई हिंदुस्तान एक आवाज पे खड़ा था। आज वही उसी का नतीजा है कि हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के लोग खड़े हैं। अभी भी बल्कि भारत की स्थिति बेहतर हो जाए तो अफ्रीका जैसे देशों की मदद करने के लिए भारत अभी भी तैयारी करेगा। डॉक्टर अशोक, मैं आपका एक बार फिर से रुख करूंगा और बच्चों को लेकर खास तौर से तीसरी लहर को लेकर हर कोई यही चेतावनी दे रहा है कि बच्चों को लेकर खतरा होगा, बच्चों को ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। तो सरकारें हमारी चाहे केंद्र की हो राज्य की हो, वो जो कदम उठाएंगी वो उठाती रहेंगी, लेकिन एक परिजन, एक माता पिता अपने बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं? उन्हें किस तरीके से अभी से इसकी सावधानी रखनी चाहिए? बच्चों को उनको अच्छी खुराक खिलानी चाहिए, उनको हेल्दी हैबिट्स डालनी चाहिए, जंक फूड या दूसरा नहीं देना चाहिए। और जो जैसे कि सरकार की जिम्मेवारी ये बनती है अभी जैसे कनाडा वगैरह में 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू की है, तो कुछ छोटे बच्चों में वैक्सीनेशन एक्सटेंड कर सकते हैं। और बच्चों के लिए तो उनको ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं भेजना चाहिए, और उनका थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। बच्चे तो बहुत प्रेशियस हमारे देश की वो है धरोहर, तो उसको ये जैसे थर्ड वे में कह रहे हैं भी ये बच्चों को अफेक्ट कर सकती है, तो इसके लिए तो बहुत ज्यादा माँ बाप को भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, और डॉक्टर साहब, अब तो कुछ लोगों ने, अपने परिजनों ने पहले से बिना किसी निर्देशों के, बिना किसी उसके दूसरी लहर को देखकर, पहली लहर को देखकर अपने बच्चों को साल भर से खेलने नहीं भेजा है। जिस तरीके से बच्चे पहले मैदान में खेलने चले जाते थे, उन्हें धूप में नहीं जाने दिया जाता, उनको बिल्कुल कमरे में बंद करके, उन लोगों के लिए भी सर क्या संदेश? नहीं, वो तो अच्छी बात है, लोगों ने बाहर नहीं खेलने जाने दिया, उनको मिक्स नहीं होने दिया, इसलिए शायद बच्चे बचे हुए हैं, स्कूल भी बंद रहे और घर से ऑनलाइन क्लासेस लगती रही। तो ये सारे माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे बच्चे को अच्छी मैं खुराक दूं और अच्छी वेंटिलेशन दूं और उसका जो भी दूसरी बीमारियों से वैक्सीनेशन है उसको कराएं। और जैसे भी कोई बच्चा थोड़ा बहुत बीमार होता है तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, तुरंत डॉक्टरों को दिखाएं। डॉक्टर अनूप कुमार, बहुत दर्दनाक तस्वीरें सर आज सामने आई। हमने देखा कि हरिद्वार में चंडी घाट से हमने तस्वीरें देखी, हमने बिहार के कई जगहों से हमने बिहार में ये तस्वीरें देखी, हमने आज मुरादाबाद में 2 दिन से, हम 3 दिन से तस्वीरें देख रहे हैं कि गंगाओं के अंदर शव बहाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कोरोना संक्रमित लोग हैं। कितना गंभीर आप ये मान रहे हैं और ये बाकी लोगों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? ये सब दर्शाता है कि हमारे लोगों में अभी भी जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है। उनको नहीं पता है कि अगर किसी इंसान की कोरोना से मौत होती है तो उसके शव को कैसे आपको जलाना है या दबाना है, उसके लिए एक सेपरेट प्रोसीजर है, सरकार ने बना रखा है। लेकिन क्योंकि हमारे ज्यादातर ग्रामीण कस्बों में देखा जा रहा है वहाँ बिल्कुल जागरूकता नहीं है, इनफैक्ट लोग वहाँ अपना पीछे छुड़ाना चाहते हैं तो बिना किसी को बताए उसको शव को बहा देते हैं। ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है, इससे इन्फेक्शन जो है पूरे एरिया में फैल सकता है।
और इससे बड़ी आबादी इससे संक्रमित हो सकती है। तो इसीलिए आई थिंक इसके लिए जो जहाँ की सरकारें हैं, स्टेट सरकार है, पुलिस है, उन्होंने व्यापक अभियान चलाया है ताकि लोगों को जागरूक कर पाए, उनको पकड़ सकें जो ऐसे काम कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय काम है जो लोग कर रहे हैं और उनको इसके लिए सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन साथ में सर लोगों को उनको कैसे समझाएं कि चाहे अब जो लोग जल प्रवाह करते हैं, जिनकी एक पुरानी रीति रिवाज रहे हैं, उन लोगों को भी समझाने की जरूरत है। वो कैसे मानेंगे? क्योंकि इन सब चीजों को लेकर हर कोई धर्म पर आ जाता है, अपनी संस्कृति पर आ जाता है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी संस्कृति में जल प्रवाह कर दिया जाता है, अंतिम संस्कार जल प्रवाह करके किया जाता है। देखिए, इस समय किसी की जिंदगी से ऊपर कोई बड़ा धर्म नहीं है, किसी की जान बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है पूरे संसार में और भारत में भी। और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि किसी की जान बचाना है तो सभी धर्म यही बोलते हैं कि जान बचाने के लिए आपको जो करना पड़े वो करें। तो इसलिए इस तरह के रिचुअल अगर कहीं किसी कम्युनिटी में हैं तो इस समय जो कंडीशंस को देखते हुए उनको रिचुअल्स को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा उन्होंने किया और कम्युनिटी में संक्रमण फैल गया और किसी के नियर डियर की डेथ हो गई तो उसकी सारी जिम्मेवारी उसी इंसान पर आएगी जिसने रिचुअल किया था। इसलिए बिल्कुल इसको बंद करना पड़ेगा। इस समय सभी की जान बचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम सब के ऊपर है, सिर्फ सरकार के ऊपर नहीं है, हमको भी अपना हम सबकी बिल्कुल मानवता के तमाम इसको बचाना है तो हम सबको अपना योगदान देना होगा। डॉक्टर अशोक, आपके पास में आना चाहूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों को मैं एक बार फिर से मैं आपको ले जाना चाहूंगा ऑक्सीजन को लेकर, क्योंकि खबरें लोग देख रहे हैं, वो तस्वीरें देख रहे हैं, उनके शहरों में जो लोग परिचित रहते हैं वो फोन करके बता रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की खासा कमी है। तो ऑक्सीजन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी चर्चा जोरों पर है। लोगों का जैसे ही सांस उखड़ना शुरू होता है उनको लगने लगता है कि उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। ऑक्सीमीटर जैसी सुविधाएं उनके पास नहीं होती। वो कैसे समझे इस बात को कि कब उनको ऑक्सीजन की कमी हुई है और कब उनको रुक करना चाहिए इसको लेकर अस्पतालों का? देखो, इसमें हाइपोक्सिया होता है। अगर किसी पेशेंट को लगता है भी उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब वाकई उसकी ऑक्सीजन लेवल कम है। 90% 90 तक SpO2 90 तक तो लोगों को ज्यादा महसूस नहीं होता, पर इसमें ये बीमारी में ये होता है हाइपोक्सिया, जिसमें कि लोगों का ऑक्सीजन लेवल 60-70 तक उससे भी कम हो सकता है। और उसके बाद उनको पता लगता है भाई उनको ये लंग्स की काफी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है जी। उस टाइम तक काफी देर हो चुकी होती है और उस टाइम तो ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है उनको तुरंत हॉस्पिटल जाके। पर जैसे देखा गया है पीछे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली और गवर्नमेंट को और ऑक्सीजनेशन प्लांट लगाने चाहिए। अशोक, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं आखिरी कमेंट भी लेना चाह रहा था, आपका संदेश भी लेना चाह रहा था, लेकिन चर्चा करते करते वक्त का पता नहीं चल पाया। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आज जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला। दोनों डॉक्टरों का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसके बावजूद आपने अपना कीमती वक्त निकाला। तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ हमें भी सावधान होने की जरूरत है। तीसरी लहर को लेकर चर्चाएं जोरों पर है, सावधानी अभी से जरूरी है। लगातार खबरों के लिए देखते रहे ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है, तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। अगर ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ।
ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਰੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਵੈਕਸੀਨ संबंधी ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। वैक्सीन लगाओ, परिवार बचाओ।